जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जादू टोने के शक में हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। सहकारिता विभाग को 45,000 किसानों से 161 करोड़ रुपए वसूलने में छूट रहे पसीने, घर घर पहुंच रहा सहकारिता का अमला। कोरोना से हुई मौत के मामले में फिर उठ रहे सवाल, स्वास्थ्य विभाग की सूची में 70 मौतें दर्ज। शासन ने 561 मृतकों के परिजनों को दिलाया मुआवजा। धरपीवाड़ा नीलजी मार्ग पर मरम्मत की उठ रही महीनों से मांग, जर्जर सड़क पर ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। महिला सशक्तिकरण बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के तहत मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। कोरोना संक्रमण महामारी में हर किसी ने अपने परिचित या परिजन को खोया है, लेकिन शासन के आंकड़े और उसके मापदंड के अनुसार मृतकों के पॉजिटिव बताना, उसके लिए जरूरी कागजात उपलब्ध कराना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। नतीजा, जिले के भीतर मृतकों के आंकड़ों को देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग रोजाना ही नए पॉजिटिव मरीज के मिलने, पुराने मरीज के डिस्चार्ज होने और वर्तमान समय में कितने मरीजों का इलाज जिले के भीतर चल रहा है, इसकी जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से कोरोना बुलेटिन जारी करता है, जिसमें कोविड के मृतकों की संख्या महज 70 बताई जाती है। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं या फिर इस खबर को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल बार बार इसलिए उठेगा क्योंकि शासन के द्वारा दूसरे आदेश का यही योजना में कोविड से मृतकों की संख्या में बहुत अधिक अंतर दिखाई देता है। शासन के द्वारा बीते महीनों कोविड से मृतकों के परिजनों को राहत देने के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला लिया गया। इस दौरान बाकायदा एक फॉर्म जारी किया गया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि यदि किसी परिजन के पास कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं है तो वह सिटी स्कैन या अन्य ऐसे दस्तावेज जिसमें इस बात का उल्लेख हो रहा हो कि अमुक व्यक्ति की मौत कोरोना पॉजिटिव होने से हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डाली जाए या दौड़ाई जाए तो आंकड़ा कहता है कि जिले के भीतर अब तक स्वास्थ्य विभाग के उन 70 लोगों को छोड़कर 561 और लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। इस विषय पर जब हमने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से चर्चा की तो उन्होंने नियम का हवाला देते हुए यही कहा कि जिनकी मौत जिला अस्पताल में हुई है उनके नाम मौत की सूची में दर्ज किए गए हैं। उनकी संख्या 70 है। शासन का मुआवजा देने का मापदंड अलग है, उसके आधार पर 50,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। तो अभी कोई मृत्यु नहीं है हमारे पास में, लेकिन जो पिछले बार हमारे अस्पतालों में थे, जो बालाघाट के अस्पतालों में जो मौतें हुई थी वो लगभग 70 के लगभग थी। सर, ये देखा कि कलेक्टर ऑफिस में 856 आवेदन आए हैं। नहीं, देखो क्या हुआ है कि पिछले बार कई केसेस ऐसे भी आए जो अस्पताल आ रहे थे, अस्पताल आते थे रास्ते में ख़त्म हो गए, उनको भी हमने सस्पेक्ट मानते हुए कोरोना का उनको भी हम लोगों ने सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त कुछ केसेस ऐसे थे जो कि बाहर जा कर के ख़त्म हो गए, हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं हुई और बाहर जैसे रायपुर गए, बिलासपुर गए, नागपुर गए, वहाँ जाके ख़त्म हुए। तो जो भी अपने दस्तावेज लेकर आए, और उस समय तो आपको मालूम है ऐसी स्थिति थी कि स्थिति माने आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो ये पूरे आंकड़े वगैरह रख पाना भी बहुत ज़्यादा संभव नहीं था। तो जो हमारे अस्पतालों में डेथ हो रही थी या हमारे सैंपल की में जो डेथ हो रही थी उन्हीं को हम ले रहे थे। जो जैसे हमने मान के चलो कि हमारे यहाँ पे सैंपलिंग हो गई उसकी, कई मरीज तो ऐसे रहे कि अस्पतालों में आ गए, रात में आए और उसकी सैंपलिंग भी नहीं हो पाई, पता लगा सवेरे तक वो खत्म हो गया। तो उसका कोरोना का सस्पेक्ट मान के हमने प्रोटोकॉल के तहत उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उस समय हमने उसको कोरोना पॉजिटिव नहीं माना था क्योंकि हमारे ना रेट में ना हमारे RT-PCR में व्यक्ति पॉजिटिव आ पाया था। सर, अब तक ऐसे कितने लोगों ने अनुग्रह राशि मिल चुकी है? ये अनुग्रह राशि जो है ये राहत शाखा से प्रदान की जाती है, आपको बेहतर जानकारी वहाँ से उपलब्ध हो पाए। सर, जिनको भी अभी अनुग्रह राशि मिल रही है वो टोटल बाहर पे जो कैजुअलिटी जो हुई है वो लोग हैं सर? ये पूरा नहीं, वहाँ पे हैं कुछ हमारे अस्पताल तक आए, मैं बताया ना आपको, लेकिन हम जाँच नहीं कर पाए उनकी। कुछ आते आते एम्बुलेंस में ख़त्म हो गए, कुछ अपने प्राइवेट साधनों से आ रहे थे उसमें ख़त्म हो गए। तो वो सब व्यक्तियों को कोरोना का सस्पेक्ट मानते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनको अनुग्रह राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। सहकारिता विभाग के द्वारा गांव-गांव में सहकारी समिति के माध्यम से किसानों और अन्य सदस्यों को 0% ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, लेकिन समय पर लोन जमा नहीं करने वाले सदस्यों को काल कल्पित की सूची में डाल दिया जाता है।
इसी वर्ष भी 45,846 सदस्य काल कल्पित हुए हैं, जिनमें से 161 करोड़ 68 लाख रुपया वसूला जाना बाकी है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में काल कल्पित सदस्यों से ऋण की वसूली की अदायगी करना सहकारिता विभाग के लिए किसी मिशन से कम नहीं है। इसके लिए लगातार बीते कुछ महीनों में सहकारिता विभाग का अमला गांव-गांव घर-घर पहुंचकर काल कल्पित सदस्यों से ऋण अदायगी करने की मांग की जा रही है, बावजूद इसके कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये हमारे समिति के जो सदस्य समय पे ऋण की अदायगी नहीं कर पाते, ये कालातीत मेंबर्स कहलाते हैं समितियों के। ये इनकी संख्या कुल 45,846 है और उन पे लगभग 161 करोड़ 68 लाख रुपए का लोन बाकी है अभी कालातीत। और ये जब ये कालातीत हो जाते हैं तो नया लोन ना तो ये ले सकते हैं और ना ही इनको 0% का फायदा मिलता है। इस दौरान सहकारिता विभाग के अमले के द्वारा इस बात की जानकारी दी जा रही है कि जो लोग समय पर ऋण की अदायगी नहीं करेंगे वह हालांकि वर्तमान समय तक तो काल कल्पित की सूची में आ चुके हैं, लेकिन यदि जल्द ही ऋण की अदायगी कर देते हैं तो उनका इस सूची से नाम हटा दिया जाएगा और सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही पात्रता सूची के पात्र हो जाएंगे। इनसे वापस लेने लोन की जो राशि हमारी है कालातीत राशि है, उसको वापस लेने के लिए हम 1 जुलाई के बाद जो हमारे डिफॉल्टर मेंबर्स होते हैं, कालातीत सदस्य होते हैं, इनको डिमांड नोटिस जारी करते हैं। हमारी सारी समितियों ने अभी तक सारे कालातीत सदस्यों को 45,846 सदस्यों को डिमांड नोटिस जारी कर चुके हैं। उसमें से कुछ पैसा वापस भी आया है और ये उनकी जो इसके बाद में हम उनसे घर-घर जाके राशि वसूलने की प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग के द्वारा मार्च महीने के अंत तक इसी वित्तीय वर्ष में इस पूरी राशि को वसूलने की योजना तो बना रही है। वह भी जानती कि यह किसी मिशन से कम नहीं है। हालांकि वर्तमान समय में अधिकांश किसानों को उनकी फसल का पैसा मिलना शुरू हो गया है, इसलिए गांव-गांव घर-घर पहुंचकर ऋण की अदायगी की योजना तो बनाई गई है, लेकिन उसमें उतनी तेजी से सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसकी बड़ी वजह सहकारिता अधिनियम के तहत बहुत बड़े बकायेदारों पर ही कुर्की की ऐसी कार्रवाई जैसी कार्रवाई होना बताया जा रहा है। ये जो कालातीत सदस्य लोग जो कालातीत हो जाते हैं समितियों के, इनको ना तो 0% का शासन का जो केसीसी ऋण का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है और जो अन्य योजना है वो भी इनको संचालित इनके द्वारा नहीं की जा सकती। बहुत बड़ी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सहकारी अधिनियम के अंतर्गत इनको नोटिस जारी किए जाते हैं, फिर उसके बाद में जाके इनके यहाँ घर-घर जाके जो बड़े कालातीत सदस्य होते हैं उनके यहाँ जाके कुर्की वगैरह की कार्रवाई की जाती है। 6 फरवरी 2022 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 91 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 52 मरीजों के ठीक हो जाने पर 6 फरवरी को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 326 हो गई है। इन सभी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 326 हो गई है। जिले में 6 फरवरी 2022 तक कुल 11,061 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 10,665 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 6 फरवरी को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में खैरलांजी क्षेत्र के 11, बालाघाट नगरी क्षेत्र के 13 व ग्रामीण क्षेत्र के 11, बिरसा ग्रामीण क्षेत्र के 2, नगरी क्षेत्र के 2, किरनापुर क्षेत्र के 4, लालबर्रा क्षेत्र के 14, लांजी ग्रामीण क्षेत्र के 7, वारासिवनी ग्रामीण क्षेत्र के 2, बैहर ग्रामीण क्षेत्र के 15 और नगरी क्षेत्र के 3, कटंगी नगरी क्षेत्र के 2 एवं परसवाड़ा क्षेत्र के 5 मरीज शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की निरंतर बढ़ रही संख्या को देखते हुए बालाघाट जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ वाले स्थानों एवं कार्यक्रमों में जाने से बचें। लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार नगर के एक निजी होटल में दक्षता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को आयोजित किए गए इस एक दिवसीय दक्षता संवर्धन कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जहां प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी बालाघाट द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जहां एसडीपीओ और अभियोजन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इस दौरान प्रतिभागियों की दक्षता और उनके संवर्धन संबंधी कार्यों का आकलन कर अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। माननीय संचालक महोदय जो प्रोसिक्यूशन के हैं, उनके निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में एक कार्यशाला का आयोजन दक्षता संवर्धन के ऊपर से आयोजित किया जाना था। उसी श्रृंखला में आज इस कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें लगभग 50 प्रतिभागी हैं, जिसमें हमारे एडीपीओ, हमारे कोर्ट मोहरे और हमारे अभियोजन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सम्मिलित हुए हैं। इनकी जो दक्षता है, कैसे संवर्धन होगा उनका, इस विषय पर ये कार्यशाला आयोजित है। होम्योपैथी दवाइयों की उपयोगिता, उसके महत्व और कोरोना काल में होम्योपैथी चिकित्सकों के द्वारा की गई सेवाओं के आए सराहनीय परिणाम को लेकर रविवार को नगरपालिका हॉल में होम्योपैथिक चिकित्सक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित एक दिवसीय होम्योपैथिक चिकित्सा सम्मेलन में होम्योपैथिक की उपयोगिता पर परिचर्चा कर जिले सहित प्रदेश व संपूर्ण देश में इसकी महत्वता पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में उपस्थित पदाधिकारी और अतिथियों ने होम्योपैथिक दवाओं के अध्ययन और उनके उपयोग पर प्रकाश डालते हुए होम्योपैथिक को बढ़ावा देने की बात कही। इसका हमारा कार्यक्रम जो है नगरपालिका परिषद के सभागार में आयोजित किया गया है। इसमें बालाघाट के सभी चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य करने का ये है कि पिछले 2 सालों से जो होम्योपैथी और होम्योपैथी के चिकित्सकों ने जो सेवा दी है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, और होम्योपैथी के जैसे रिजल्ट मिले, उसी को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। रविवार की दोपहर करीब 1 बजे एक ट्रक का टायर अचानक गर्रा स्थित बड़े पुल पर फट गया, जिस कारण सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। मोबाइल पर चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव ने बताया कि दोपहर को उन्हें अचानक सूचना मिली कि गर्रा बड़े पुल पर एक ट्रक का टायर फट गया है। इस दौरान थोड़ी देर में ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बमुश्किल ट्रक को क्रेन की मदद से हटाया गया, जिसके बाद यातायात पूर्व की तरह बहाल हो सका। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब बड़े पुल पर जाम की स्थिति निर्मित हुई हो। इसके पूर्व भी कई बार जाम की स्थिति निर्मित हो चुकी है। इस दौरान गर्रा रेलवे फाटक बंद होना या फिर वाहन का अनियंत्रित गति से चलना, दुर्घटना होना अन्य कारण रहा है। लांजी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम वारी निवासी एक महिला की रविवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका का नाम ग्राम वारी निवासी 28 वर्षीय आशा दमाहे बताया गया है। मृतिका के पति खिलेश्वर दमाहे ने अस्पताल चौकी पुलिस को बताया कि आशा के साथ उनका विवाह फरवरी 2010 में हुआ था, जहां पिछले कई महीनों से आशा मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। 31 दिसंबर 2021 को जब वे खेत गए थे, तब गांव के लोकचंद दशहरे नामक व्यक्ति ने उन्हें मोबाइल पर सूचना दी कि उनकी पत्नी आग से झुलस गई है। आशा को उपचार के लिए लांजी के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद लांजी अस्पताल के चिकित्सकों ने आशा को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया था, जहां 31 दिसंबर से उसका उपचार जारी था, जिनकी रविवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। देश और प्रदेश में आर्थिक समस्याओं में महंगाई की समस्या मुख्य है, जो हर घर से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में महंगाई की समस्या अत्यंत विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन कुछ समय से खाद्यान्नों और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में भारी वृद्धि ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है, जिसको लेकर नगर की गृहिणियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि क्रम इतना तीव्र हो गया है कि वर्तमान में आप जो सामान खरीदने जाते हैं, यदि उसे पुनः खरीदने जाएंगे तो वह भी महंगा हो जाएगा, जिसके कारण गृहस्थी के साथ रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया है। पूर्व जनपद अध्यक्ष पुष्पा निरंजन बिसेन ने बताया कि अभी तक देखा गया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने विभिन्न योजनाएं लाकर महिलाओं के लिए अच्छा सोचा और महिलाओं के हाथ मजबूत करने के साथ ही उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया।
हमने अब तक देखा है कि चाहे केंद्र में हो चाहे हमारे प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और निश्चय ही हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमेशा महिलाओं के बारे में अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया। बहुत सी योजनाएं लाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो, अन्य अन्य योजनाएं महिलाओं को लेकर के जो भी योजनाएं आई, तो वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी महिलाओं को बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और अभी इस तरह अभी केंद्र की भी बात करें तो केंद्र में भी सबसे बड़े महिलाओं को यदि कुछ हुआ तो मिला तो रसोई गैस, जो एक गरीब महिला जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो चूल्हे में खाना बनाती थी तो उसे रसोई गैस मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने रसोई गैस दे करके एक बहुत बड़ा सम्मान प्रदान किया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभी थोड़ा सा महंगाई तो है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, उनको तो सारी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन निम्न वर्गीय लोग जो है, मध्यम वर्गीय लोग जो है, तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रसोई का संचालन करना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस नेत्री निधि मॉडल ने बताया कि अभी केंद्र के बजट में रोजाना उपयोग की वस्तु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही कोई प्रावधान दिया गया। ऐसे में सभी चीज़ें महंगी और महंगी होती जा रही है। अभी जो बजट आया है वो देखा जाए तो इसमें कोई जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि सब कुछ महंगा और महंगा होते जा रहा है और जो चीज़ सारी चीज़ों के रेट डबल है, दलहन महंगा है, गैस महंगी है और रसोई का जो सामान है जो उपयोग में आता है रोज़, उसके बिना काम नहीं चल सकता आम लोगों का। और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके लिए ये मतलब उनकी स्थिति पूरी डामाडोल हो चुकी है। बजट को लेकर इसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जैसे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में जो टैक्स है उसके मुकाबले देखा जाए तो मध्य प्रदेश का टैक्स ज़्यादा है। निवर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपलता देशमुख ने बताया कि वर्तमान में जो महंगाई बढ़ रही है, जिसमें सभी को महंगाई के मायने बता दिए हैं। सभी जानते हैं कि वर्तमान में हर चीज़ें महंगी है। आज रोजाना उपयोग की वस्तुएं इतनी ज़्यादा महंगी है कि हर तरफ लोग परेशान हैं। वर्तमान में जो महंगाई बढ़ी हुई है उससे देख के हमको सही में समझ में आ रहा है कि महंगाई क्या होती है करके, क्योंकि महंगाई शब्द सुन के ही हर जो आम आदमी है वह समझता है कि महंगाई क्या होती है। और आज के समय में हर चीज़ का रेट, जिससे कि गैस का रेट हो गया, तेल का रेट हो गया, अनाज का हो गया, और जो हमेशा जो डेली के जो घर में जो सामान आते हैं उनके जो रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हर चीज़ में यानी इजाफा हुआ है। तो उसको देखते हुए मैं तो ये समझती आम आदमी के जो जीना है वो दुभर हो गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही वो मध्यम वर्ग है, क्योंकि एक निश्चित इनकम के अंदर एक निश्चित आय में पूरे परिवार का पालन पोषण करना होता है, बच्चों की पढ़ाई फीस से लेके हर एक चीज़ का मेंटेनेंस करना होता है, और जो कि बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो और एक चीज़ तो यह है कि सरकार जो है वो रोज़गार छीनती हुई जा रही है, यानी कि लोगों के हाथ से रोज़गार जा रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से उसे अपना परिवार के पालन पोषण में बहुत दिक्कत हो रही है। महिलाएं केंद्र के बजट को पूरी तरह निराशाजनक बताते हुए जनता के परेशान होने की जानकारी दे रही है। तेल, गैस, दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जी सभी महंगी है और पेट्रोल डीजल तो आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण गरीबों का बजट गड़बड़ा गया है। क्योंकि देखिए अभी इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि पूरी जनता ऐसा देखा जाए त्रस्त है उससे, कि ना ही देखिए खाद्य पदार्थ में हर चीज़ महंगा, क्या नहीं महंगा है, तेल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, खाने की जो भी चीज़ें हैं, चाहे सब्जी भी ले लीजिए वो भी थोड़ा महंगी हो गई थी अभी बीच में, तो अभी थोड़ा अभी ठंड के कारण कम हुई है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, गैस सिलेंडर हुआ, तेल है, आपका पेट्रोल डीजल हुआ, ये सब चीज़ महंगी है, जिससे जो गृहिणी हैं हम उनका पूरा बजट गड़बड़ हो जाता है इससे। तो हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो हम महिलाओं के लिए कुछ सोचे, कुछ ऐसा रोजगार लाए कि हम उससे अपना घर चला सकें। ये सब चीज़ें करना चाहिए गवर्नमेंट को। गृहिणी एकता मेश्राम के अनुसार महंगाई बढ़ने का कारण तो पता नहीं, पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है। तेल, रसोई, गैस, सब्जी, पेट्रोल, डीजल इतना महंगा हो गया है कि इसके चक्कर में सब्जी भी महंगी हो गई है।
महंगाई बढ़ने का कारण तो अब जो भी हो, लेकिन क्या बोलते हैं, सरकार इसके तरफ में कोई ध्यान नहीं दे रही है और महंगाई बढ़ाते जा रही है सरकार। तेल हो गया, रसोई गैस हो गई, सब्जियां हो गई, पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सब्जियां उसके चक्कर में बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया है। और बस ये महंगाई, अब हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या बोलते कम होना चाहिए, जिससे कि हमारे घरेलू परिवार में जो हमारी घर गृहस्थी का जो सामान है ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए, जिससे कि हमको आसानी हो। तेल, साबुन, निरमा, हर चीज़ क्या बोलते महंगी हो गई है।